नमस्कार मित्रों। कुछ एक शख्सियतें और कुछ एक आंदोलन इतने सशक्त होते हैं कि उनके द्वारा हमारे सामाजिक परिवेश में क्रांतिकारी बदलावों की सुगबुगाहट शुरू होती है। लेकिन ऐसे लोगों को हम अक्सर भूल जाते हैं और ऐसे विषय भी इसलिए भूल जाते हैं कि ऐसे विषय जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांचकारी नहीं होते, बिकते नहीं हैं, लेकिन उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और मेरा ध्यान इस तरफ गया, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे इस क्षेत्र के, उत्तरी क्षेत्र के, अरुण नथानी। अरुण नथानी ने कुछ एक अब तथ्यों का संकलन किया है, जो संकलन मुझे पढ़ने का अवसर जब मिला तो मेरा मन किया कि वो आपसे भी बांट दिए जाएं। इसमें एक हरियाणा के एक व्यक्ति कमलजीत, वो उनके नेतृत्व में एक शोध यात्रा आरंभ हुई थी, उसका उल्लेख है। और दूसरा बाबा हरि बोल नामक एक संत की जो प्रेरणा है उसका उल्लेख है। बाबा हरि बोल की कथा भी हम लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। बाबा हरि बोल को आज कोई भी उस नाम से याद करना चाहे तो उनको सामग्री नहीं मिलेगी, लेकिन इस लेख की बदौलत और इस संकलित सामग्री की बदौलत हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। यद्यपि बाबा हरि बोल का निधन हुए भी बहुत वर्ष हो चुके, लगभग आधी सदी बीत चुकी है, 52 वर्ष लगभग हो चुके हैं। 1970 में बाबा ने अंतिम सांस ले ली थी और 1912 में उन्होंने अपना जो आंदोलन जो आरंभ किया था वो बड़ा अद्भुत था। उन्होंने लगभग 50 किलोमीटर लंबी एक मानव निर्मित बांध की योजना बनाई थी। 50 किलोमीटर लंबी मानव निर्मित बांध की योजना। मकसद, उद्देश्य ये था कि जागरूकता आए और लोगों में इस बात की एक लहर दौड़े कि अगर बाढ़ को रोकना है और यदि कुछ रचनात्मक कार्य करना है, इन ग्रामीण जीवन को इन होने वाली निरंतर वार्षिक क्षतियों से बचाना है, तो हमें थोड़ा बहुत जागरूकता अपने भीतर लागू करनी पड़ेगी। और उसी को, जागरूकता को पैदा करने के लिए उन्होंने इस मानव निर्मित बांध के ज़रिए लगभग 400 गांवों में जागृति की एक लहर जगाई और 400 के 400 गांव जो है वो हिल गए। और वो जो सुरक्षा कवच उन 400 गांवों के लोगों ने मानव श्रृंखला के रूप में जो सुरक्षा कवच तैयार किया गया, उसके आधार पर मित्रों आज भी जागरूकता साफ दिखाई देती है और वो सारे के सारे क्षेत्र बचे हुए हैं। बाबा हरि बोल पंजाब के ही थे और ये होशियारपुर में जन्मे थे और उसके पहले उन्होंने लगभग 4 वर्ष तक लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए, 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने लगभग 400 गांवों में कीर्तन करके लोगों में एक प्रेरणा की, एक प्रकार से जो एक संदेश था प्रेरणा का, वो फूंका था कीर्तन के माध्यम से। कीर्तन के माध्यम से ये है कि ईश्वर का नाम भी लेते रहो और साथ साथ एक जो समग्र सामाजिक सरोकार है उनसे भी जुड़ते रहो। तो ये एक फ़कीरों की और संतों की एक जीने को एक नया उद्देश्य देने की जो प्रक्रिया थी मित्रों, ये आज भी उसकी बड़ी सराहना होती है। और बाबा हरि बोल ने उस कीर्तन, लगातार कीर्तन के माध्यम से लोगों को बांध बनाने के लिए प्रेरित किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रेरणा का मूल आधार ये था कि इसमें सरकारी मदद नहीं ली जाएगी। जो कुछ भी योगदान होगा स्वयं हमारा होगा, क्योंकि ये रक्षा, हमारी रक्षा का सवाल है। अगर हम सरकारी अनुदान के चक्कर में पड़ गए तो ये योजनाएं कई बार या तो फाइलों में रह जाती हैं या पूरी राशि जो है वो खर्च नहीं कर पाती। हम संसाधन स्वयं जुटाते हैं और एक दिशा तय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो बेनिफिट है, उसका जो लाभ है, ये जन जन तक पहुंचता है। तो ये जो हरि बोल बाबा ने जो एक आंदोलन चलाया कीर्तन के माध्यम से जागरूकता का,
ये उन तब तक चलता रहा जब तक बाबा हरि बोल स्वयं प्राण पखेरु के चक्कर से मुक्त नहीं हो गए। और उनके निधन के बाद मित्रों एक प्रेरणा की एक नई लहर ऐसी जागरूक हुई कि 1970 के बाद पिछले लगभग 52 साल हो गए इस बात को। तो 52 सालों में लगातार 52 सालों से 24 घंटे कीर्तन, जिसे आप अखंड कीर्तन कह सकते हैं, वो चला आ रहा है। 52 साल किसी कीर्तन की उम्र हो जाए और वो भी अखंड रूप से, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में कीर्तिमान है। लेकिन क्योंकि हमारी व्यस्त जीवन में कई बार इसका उल्लेख कम होता है, कई बार मीडिया भी थोड़ी सी उपेक्षा कर देता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं ये जन जन में एक नई क्रांति का सूत्रपात तो करती हैं, लेकिन टीआरपी नहीं देती या बिक्री नहीं बढ़ाती। तो बिक्री और टीआरपी जो है ये मुख्य आधार बन गया है हर चीज़ का। इसलिए यदि कोई ऐसा बीच में फंडा ना हो और बीच में ऐसी कोई बातें ना हो, तो ये जो एक नए ढंग की जो प्रक्रियाएं हैं ये बड़ा प्राण फूंकती हैं उद्देश्यों में। और इसी प्रकार से उत्तराखंड से एक नानक मता गुरुद्वारा, आपने नाम सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारा से एक यात्रा अभी जून इसी में 2022 में आरंभ हुई है। और ये यात्रा कुछ ही दिनों के बाद ये रोपड़ ज़िला जो पंजाब का है, जिसे रूपनगर भी कहा जाता है, उसमें भी प्रवेश कर चुकी है। और धीरे धीरे ये आगे बढ़ती जा रही है। इसका नेतृत्व हरियाणा के ही एक युवा जो हैं वो कमलजीत वो कर रहे हैं। तो ये जो अलग से इनका मकसद ये है इस यात्रा का कि कुछ शोध कार्य साथ साथ किया जाए, और वो शोध कार्य इतना प्रेरित करे लोगों को कि जितने भी प्रतिभा वाले लोग हैं उनकी खोज हो, और उनकी खोज के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहन मिले ताकि वो आगे आएं। और ये इनोवेशन जो है, ये शोध यात्रा, ये जो इनोवेटिव ढंग से जो आरंभ की गई है, इसका सामाजिक सरोकार जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी रहा है कि आप देख लीजिए कि हमारा एक पौराणिक तीर्थ स्थल है उत्तर प्रदेश में। ये विशेष रूप से जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इसमें शुक्रताल नामक एक स्थान है। तो शुक्रताल में एक स्वामी कल्याण देव हुआ करते थे, अब तो वो शायद नहीं रहे। लेकिन स्वामी कल्याण देव ने जन संसाधनों के ज़रिए, केवल जनता की भागीदारी के ज़रिए 130 शिक्षा संस्थानों की स्थापना की, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। कोई भी साधु संत इतने संस्थान नहीं खोल पाया। उनसे पहले जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था हमारा, तो उस समय एक फ़कीर ने ऐसा ही प्रयास किया था, स्वामी केशवानंद ने, लेकिन वो आंकड़ा 130 तक नहीं ले जा पाए। जबकि स्वामी कल्याण देव ने लोगों को इतनी प्रेरणा दी कि उन्होंने 130 महाविद्यालयों की स्थापना की। और उसके बाद एक उत्तर प्रदेश के रामपुर में ही एक गांव है पिलखन, ना गांव का नाम है गांव का नाम तो मैं भूल गया, लेकिन मुझे वो जो फार्म है, जो खेत है, उसका मुझे याद है, परियोजना का नाम। ये गांव रामपुर के आसपास कहीं है, और जो फार्म हाउस है वो बेनज़ीर फार्म हाउस के नाम से उसकी चर्चा होती है। तो वहाँ भी कुछ किसान और जो युवा किसान थे, जिनकी थोड़ा बहुत वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी थी, उन्होंने भी एक प्रकार से शोध का एक काम ऐसा शुरू किया कि वो 50 साल लगातार चलते रहे। और उन्होंने पिलखन का एक ऐसा पेड़ तैयार किया गया जिस पेड़ के नीचे एक ही समय में 1500 व्यक्ति बैठकर चर्चा कर सकें किसी भी विशेष मुद्दे पर। तो 1500 लोग आराम से बैठ सकें, ऐसे खुला स्टेडियम जो है, ये एक पेड़ के नीचे, ये प्रयोग यहाँ के ग्रामीणों ने ये एक अच्छा सफल प्रयोग अपने शोध के द्वारा किया। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे जीवन में बदलाव आते हैं।
और ये बदलाव तभी आते हैं जब इनोवेटिव अर्थात कल्पनाशीलता वाले कुछ युवक वो जब आगे आते हैं कुछ संकल्प लेकर, तो धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती हैं। ऐसे ही इन्होंने, कमलजीत ने एक और अच्छा प्रभावशाली काम शुरू किया, हनी बी नेटवर्क इसे बोला जाता है। तो हनी बी नेटवर्क जो है, जैसे वो मधुमक्खियाँ एक दूसरे से तीसरे आगे जुड़ती जाती हैं, तो उस नेटवर्क उसी की कोऑर्डिनेशन, उसी हनी बी को आधार बनाकर, उनकी जीवन शैली को आधार बनाकर ये जो कोऑर्डिनेशन का जो नेटवर्क है, पारस्परिक सहयोग का, ये आरंभ किया गया है। और इसमें धीरे धीरे ये है कि एक नव चेतना जो है ये ज़मीनी धरातल पर पैदा हो रही है, और लोग जो माटी की गंध से जुड़े हुए हैं वो इस बात को महसूस करते हैं कि ऐसे किसी भी प्रयास से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और कमलजीत भी कोई ये नहीं है कि मामूली इंसान हैं, उन्होंने भी फूड टेक्नोलॉजी में एमएससी तक शिक्षा प्राप्त की हुई है, और उनकी बातें केवल नारेबाजी नहीं है बल्कि उनका वैज्ञानिक आधार भी है। धन्यवाद।